रोबान सहन में मायूस खड़ा हुआ था। उसने अंधेरे में ही सहन से लगते हुए दोनों दरवाजे खोल दिए और उसके बाद उसने दोनों दरवाजे बंद भी कर दिए। काफी देर तक वो वहीं खड़ा सोचता रहा, लेकिन उसे तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज नजर ही नहीं आई। उसके बाद रोबान चिढ़कर सर झटककर अपने घर वापस चला गया। सारी रात वो इसी उधेड़-बुन में सोचता रहा कि आखिर वहां है क्या हसीना सच कह रही थी या फिर उसने मुझे टालने के लिए एक झूठी मोटी कहानी बुन दी है। मैं ज़ोरान जिन हूँ। हसीना के जाने के बाद ये मकान फिर एक बार उदास और वीरान हो चुका था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी ये मकान आबाद भी था। वो एक ऐसी बेवफा लड़की निकली जिसने पलटकर अपने आशिक की खबर तक नहीं ली। मुझे इस्तेमाल करके उसने अपनी मतलब तो हल करवा लिया, अपना मकसद तो हल करवा लिया, लेकिन उसके बाद पलटकर भी ना देखा। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता जब तक मेरी सजा पूरी नहीं होती। मैं एक मखसूस मुद्दत तक के लिए कैद में हूँ, लेकिन कम से कम उसे मुझसे मुलाकात तो करनी चाहिए थी। मगर शायद वो ये भूल चुकी है कि मैं कितना ताकतवर जिन्नात हूँ और मैं इंसान नहीं हूँ जो उसे इस हाल में छोड़कर चला जाऊंगा। और उससे क्या लगता है मैं कोई आम जिन्नात हूँ जो ऐसे ही दरगुजर कर दूंगा। मैं शहंशाह जिन्नात का बेटा हूँ और अपने बाप के किए गए एक फैसले के मुताबिक मैं यहाँ अपनी सजा भुगत रहा हूँ। अगर उसे मेरी ताकत का अंदाजा हो जाए कि मैं कितना ताकतवर जिन्नात हूँ और मेरे पास क्या क्या ताकतें हैं, तो वो मुझे धोखा देने से पहले 1000 बार सोचती। मुझे अंदाजा नहीं था कि आदमजात इतने ज्यादा बेवफा होते हैं, इंसान इतने बेवफा और खुदगर्ज होते हैं कि मतलब निकल जाने के बाद, अपना गरज पूरा हो जाने के बाद दूसरों को भूल ही जाते हैं। ये खुदगर्जी और लालच देखकर मैं दिल ही दिल खुद पर अफसोस करने लगा कि मैंने कहाँ एक आदमजादी पर भरोसा किया और कहाँ इससे दिल लगा लिया। मगर मैं करता भी क्या, मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर था और अपने दिल की वजह से, अपने प्यार की वजह से ही उसकी मैंने मदद की थी। उधर रोबान बेचारा किसी आमिल की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो भी हसीना से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह वो हसीना को हासिल कर ले। अब वो किसी भी कीमत पर हसीना को खोना नहीं चाहता था और अब वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि हसीना तमाम जायदाद की मालिक बन चुकी है, उसे तमाम तर जायदाद मिल चुकी है। ये भी उसके जहन में अच्छी तरह बात मौजूद थी। मुख्तलिफ लोगों से पूछने पछाने पर उसे एक गांव में एक आमिल साहब का पता भी चल गया। एक आमिल साहब जो इन सब कामों को अंजाम देता है। लोगों से पूछता पाछता वो आमिल साहब के घर भी पहुंच गया। आमिल साहब जो थे उनकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। वो एक बारिश आदमी थे और ये लोग नमाजी परहेजगार थे। आमिल साहब ने रोबान को बैठक में बिठाया और उसके बाद रोबान ने आमिल साहब को पूरा का पूरा वाकया जो हसीना ने उसे बताया था और जो उसने अपनी आंखों से भी देखा था, ये सब बातें उसने उस आमिल को बता दी थी कि ऐसे ऐसे ये सब काम अंजाम हुआ है। लेकिन वो उसके चचा का जिक्र करना तो गोल ही कर गया। उसने आमिल साहब को अलग थलग कहानी बताई थी। उसने ये बताया कि एक मकान में एक जिन्नात रहता है जो उसके मामू की बेटी पर बुरी तरह आशिक है और वो जिन्नात इतना शरई और इतना बेकार जिन्नात है कि वो उसके मामू की लड़की को धमकी भी दे चुका है कि वो किसी और से उसे शादी नहीं करने देगा, बल्कि उसे उस जिन्नात से ही शादी करना होगी, वरना वो उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। और वो उसके बाद शादी के बाद यहाँ भी नहीं रहने देगा उस लड़की को, बल्कि उसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिन्नातों वाली दुनिया में ले जाएगा। आमिल साहब कहने लगे कि मैं मौका देखे बगैर और पूरा केस देखे बगैर कुछ कह नहीं सकता और इस बारे में, इस पूरे मामले के बारे में अभी कोई बात की नहीं जा सकती जब तक मुझे वो घर नहीं दिखाया जाता। पहले मुझे उस मकान में ले चलो, मैं चलकर वहाँ पर देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है, जिन्नात कौन है और आखिर इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है। तभी रोबान ने पूछा, आमिल साहब क्या आप लड़की से मुलाकात करना चाहेंगे जिसके पीछे वो जिन्नात पड़ा है? तो आमिल साहब कहने लगे कि लड़की से कुछ पूछने या फिर उससे मुलाकात करने की तो अभी कोई जरूरत नहीं है, जब लगेगा तो मैं खुद कह दूंगा, लेकिन अभी तो कोई जरूरत नहीं है लड़की से पूछताछ करने या उससे मुलाकात करने की, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि वो लड़की पर काबिज नहीं है बल्कि उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर काबिज होता तो हमें सबसे पहले लड़की से बातचीत करना होती। उसने अभी तक सिर्फ लड़की को महज धमकी ही दी है, तो सबसे पहले हमें उस जिन्नात का ठिकाना देखना होगा कि वो रहता कहाँ है और हमें उसके बाद उस जिन की ताकत का अंदाजा भी लगाना होगा कि वो जिन्नात कितना ताकतवर है और उसके पीछे वजह क्या है। फिर उन्होंने रोबान से कहा, ठीक है रोबान भाई, अब हमें तुम्हारे गांव लेकर चलो, हमें तुम्हारे गांव चलना पड़ेगा, वहां जाकर सारी सूरत हाल मालूम करना होगी। रोबान ने भी सोचा कि आमिर साहब को ले जाने का सही मौका है, हो सकता है जिन्नात आमिर साहब को देख के ही भाग जाए। रोबान ने हाँ में सर हिला दिया और उन्हें लेकर अपने गाँव भी आ गया। मकान खोलकर रोबान ने
आमिल साहब को दिखा दिया और आमिल साहब जब मकान में दाखिल हुए तो उन्हें मकान के अंदर एक अजीब सी पुरअसरार कैफियत का अंदाजा हुआ। एक अजीब सा कुछ महसूस होने लगा। वो दरवाजे की डेवड़ी में ऐसे खड़े हो गए जैसे अदना अदना छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए उन्हें कुछ खौफ महसूस हो रहा हो। उन्हें ऐसा अंदाजा हो रहा हो कि आखिर कोई तूफान का आगाह है। कुछ देर वो गौर से सहन को देखते रहे। रोबान था जो भी उनके पीछे ही खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी भी हिम्मत आगे जाने की नहीं हो रही थी। तभी रोबान बोल उठा, आमिल साहब आखिर क्या बात है? आमिल साहब ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। रोबान ने आमिल साहब का इशारा पाते ही खामोशी इख्तियार कर ली। उसने महसूस किया कि आमिल साहब मुंह ही मुंह कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ विर्द कर रहे हैं और बड़े गौर से वो सहन को देखे जा रहे थे, ऐसे जैसे मानो उन्हें कोई चीज का आगाह हो गया हो। रोबान बज़ाहिर तो खामोश ही खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो दिल ही दिल में सोचे जा रहा था कि पता नहीं आमिल साहब इस काम में पूरे भी उतर सकते हैं या नहीं। ये कोई नकली आमिल तो नहीं उठा लाया मैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें लाने में मेरे ही लेने के देने पड़ जाएं और इन्हें भारी पड़ने के साथ साथ वो जिन्नात मुझे भी नुकसान पहुंचा दे, जिनको निकालते निकालते कहीं आमिर साहब का ही तिया पाचा ना हो जाए। आमिर साहब खड़े खड़े पहले बाहर से ही कमरों को देखते रहे, फिर उनकी नजर कमरे के अंदर गई। उन्होंने पूछा, रोबान यहाँ कमरे में क्या है? रोबान ने उन्हें बताया कि अब तो इन कमरों में कुछ भी नहीं मौजूद है। ये दोनों कमरे पूरी तरह से कब से ही खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर मेरे मामू की बेटी, उनकी वालिदा और मेरे मामू की छोटी बेटी रिहाइश पजीर थे, यानी वो यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब वो यहाँ से खाली कर चुके हैं और इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। वो चंद महीने ही यहाँ पर रहे थे। वो आर्जी तौर पर यहाँ पर रहने आए थे, उसके बाद यहाँ से चले गए। इस दौरान वो जिन्नात मेरे मामू की लड़की पर आशिक हो गया। आमिल साहब ने कहा, चलो भाई बिस्मिल्लाह करके दायां कदम अंदर रखो। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए वो लोग सहन के अंदर दाखिल हुए और फिर अंदरूनी कमरों के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वो सहन में अचानक ठिठक कर रुक गए। उन्होंने दोनों कमरों के दरवाजों को देखा, फिर दाएं कमरे के दरवाजे पर जैसे उनकी निगाह जम सी गई थी। कुछ देर वहीं खड़े हुए वो उस दरवाजे को घूरते रहे, फिर अचानक उस दरवाजे की जानिब वो बढ़ने लगे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए दाएं तरफ वाले कमरे के दरवाजे पर हाथ रख दिया और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। उसके बाद वो कमरे में कदम रखने लगे, मगर आमिल साहब को अंदर कदम रखते ही यूं धक्का लगा और वो यूं पीछे जा गिरे जैसे किसी ने उन्हें अपने जिस्म की पूरी ताकत से उठाकर उन्हें बाहर फेंक दिया हो। आमिल साहब सर के बल पीछे की तरफ जा गिरे। रोबान जो पीछे खड़े सारी सूरत हाल देख रहा था, सारा मामला देख रहा था, इस अचानक होने वाली गतिविधि को देखकर इस मुसीबत पर वो हक्का वक्का खड़े का खड़ा ही रह गया। जैसे ही उसके हवास बहाल हुए तो उसने फौरन ही आगे बढ़कर आमिल साहब को उठाया। आमिल साहब तो ऐसे हो चुके थे मानो उनके होश उड़ गए। वो बड़ी अजीब सी नजरों से कमरे की तरफ देख रहे थे और उनके गिरते ही दरवाजा जो उन्होंने खोला था वो दोबारा अपने आप ही बंद हो चुका था और आमिल साहब अब बड़ी ही अजीब नजरों से कमरे के दरवाजे की तरफ घूरे जा रहे थे और दरवाजा था जो बदस्तूर बंद हो चुका था। वो पीछे की तरफ मुड़े और फिर सहन में जाकर उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। फिर उन्होंने रोबान को बाहर निकलने का इशारा दिया। रोबान उनके इशारा पाते ही वहाँ से बाहर निकल आया और फिर रोबान मौलवी साहब यानी आमिल साहब को अपने घर लेकर आ गया। अंदर कमरे में लाकर आमिल साहब को चारपाई पर बिठाया और पानी वगैरह पिलाया। अब क्या होगा? क्या वो जिन्नात किसी आमिल को कदम भी नहीं रखने देगा? क्या वो जिन्नात हसीना को नुकसान पहुंचाएगा या रोबान हसीना को बचाने में कामयाब हो जाएगा? और दूसरी तरफ क्या हसीना इन दोनों को यूज करने के बाद सही सलामत रह पाएगी? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।